हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आप सब देख रहे थे एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि वन लाइनर फॉर्म में दिए गए हैं, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्लास 6 to 12 तक के एनसीईआरटी जो है इसमें कवर है फ्रेंड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सभी के लिए महत्वपूर्ण बुक है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। टीचिंग दर्पण को सब्सक्राइब इसलिए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसमें कंप्लीट किया जा रहा था फ्रेंड इंडियन जियोग्राफी, भारत का भूगोल। इसमें आज के नए वीडियो में नया टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट। तो इसको कंप्लीट करेंगे फ्रेंड। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड इसको कंप्लीट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, भाखड़ा नागल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो सतलज नदी पर हुआ है। भाखड़ा नागल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो सतलज नदी पर हुआ है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भाखड़ा नागल किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? तो हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, दामोदर परियोजना में कौन से राज्य सम्मिलित हैं? तो पश्चिम बंगाल, झारखंड सम्मिलित हैं। दामोदर परियोजना में कौन से राज्य सम्मिलित हैं? तो पश्चिम बंगाल, झारखंड संबंधित है। सरदार सरोवर बांध से संबंधित सर्वाधिक लाभ गुजरात राज्य को है, जबकि सबसे कम लाभ मध्य प्रदेश को मिलता है। सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ गुजरात राज्य को है, जबकि सबसे कम लाभ मध्य प्रदेश को मिलता है। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति हाइड्रो पावर उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो शिव समुद्रम है। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति हाइड्रो पावर उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो शिव समुद्रम है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। अगला है फ्रेंड, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर निर्मित है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा। नागार्जुन सागर परियोजना किन दो राज्यों में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों के मध्य विवादित है। फिर से देख लीजिए फ्रेंड, बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों के मध्य विवादित है। गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? तो चंबल परियोजना का भाग है। गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? तो चंबल परियोजना का भाग है। जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो भागीरथी नदी पर निर्मित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। तिलैया, मैथान एवं बेल पहाड़ी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो बराकर नदी पर निर्मित है। तिलैया, मैथान एवं बेल पहाड़ी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो बराकर नदी पर स्थित है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1948 में हुई थी। सतलज नदी पर बनाए गए हिमाचल बांध का मुख्य उद्देश्य भाखड़ा नागल बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना था। सतलज नदी पर बनाए गए हिमाचल बांध का मुख्य उद्देश्य भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट
मिट्टी को रोकना था। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र हाइड्रो पावर प्लांट की स्थापना कहाँ की गई थी? दार्जिलिंग में की गई थी। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र हाइड्रो पावर प्लांट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दार्जिलिंग में की गई थी। अगला है फ्रेंड, भारत की नदियों पर स्थित प्रमुख परियोजनाएं। भारत की नदियों पर स्थित प्रमुख परियोजनाएं, तो इसको देख लीजिए फ्रेंड। एक तरफ नदी दिया गया है, दूसरी तरफ परियोजनाएं दिए गया है। सतलज नदी की बात किया जाए तो भाखड़ा नागल गोविंद सागर बांध, नाथपा, झाकरी बांध और कोल बांध, ये परियोजनाएं हैं सतलज नदी की। झेलम नदी की बात किया जाए किशन गंगा, तुलबुल परियोजना, ये हैं। अगला है फ्रेंड चेनाब नदी। चेनाब नदी की परियोजनाएं हैं सलाल बांध, दुलहस्ती यास्किन बांध और बग लिहार, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। रावी नदी की बात की जाए थीन बांध, चमेरा परियोजना है। ब्यास नदी पोंग एवं हरके बांध है। अगला है फ्रेंड गंगा नदी। गंगा नदी पर टिहरी बांध, भागीरथी और फरक्का बांध परियोजनाएं हैं। अगला है यमुना नदी, लखवर और ब्यासी बांध स्थित है। रामगंगा नदी पर कालागढ़ बांध और रामगंगा परियोजना ये स्थित है। अगला है घाघरा नदी, तो घाघरा बांध स्थित है। शारदा नदी पर शारदा बांध स्थित है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। गंडक पर गंडक नदी त्रिवेणी के पास बैराज में ये स्थित है। कोसी जो है कोसी नदी कोसी परियोजना कहलाती है, तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। आगे है चंबल नदी की बात की जाए तो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर बांध राजस्थान, ये परियोजनाएं हैं। बेतवा नदी की बात की जाए माता टीला बांध और राजघाट बांध हैं। सोन नदी पर टिहरी में सिंचाई और बरास बाण सागर बांध स्थित है। अगला है फ्रेंड दामोदर नदी। दामोदर नदी में पंचेत हिल, तिलैया, कोनार, अय्यर, बरगमो और बांध मैथान स्थित है। गोदावरी नदी में राजमुंद्री के निकट एनीकट बांध स्थित है। कृष्णा नदी पर श्रीशैलम एवं नागार्जुन बांध स्थित है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, कई एग्जाम में पूछा गया है। तुंगभद्रा मल्लपुरम के निकट तुंगभद्रा बांध पर स्थित है। कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध स्थित है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, कावेरी नदी पर मिट्टूर बांध स्थित है। नर्मदा नदी पर महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, अंकलेश्वर बांध और सरदार सरोवर बांध स्थित है। ताप्ती नदी पर काकरापार बांध और उकाई बांध स्थित है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, उकाई बांध पूछा जाता है, ताप्ती नदी पर स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। महानदी पर हीराकुंड बांध, तिरकपाड़ा और बरोज बांध स्थित है। माही नदी की बात की जाए तो माही नदी पर बनकवोरी बांध और कदाना बांध स्थित है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल का संयुक्त उपक्रम है। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर निर्मित की जाएगी, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल का संयुक्त उपक्रम है। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर निर्मित की जाएगी। अगला टॉपिक है फ्रेंड भारत एवं उनके पड़ोसी देशों के बीच प्रमुख नदी समझौता। भारत एवं उनके पड़ोसी देशों के बीच प्रमुख नदी समझौता, तो देख लीजिए फ्रेंड। एक तरफ दिया है संधि और समझौता, संबंधित देश और संधि समझौते की प्रकृति। शारदा, जिसे महाकाली के नाम से जाना जाता है, ये देश नेपाल में पाया जाता है। वर्ष 1996 की महाकाली संधि, जिससे पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना शामिल है। कोसी नदी की बात किया जाए तो ये कोसी संधि, तो ये संबंधित नेपाल से है फ्रेंड। नेपाल में कोसी बैराज के निकट निर्माण के संबंध में वर्ष 1954 का समझौता 1966 में इसको संशोधित किया गया था। गंडक संधि की बात किया जाए तो ये नेपाल देश में है। नेपाल में गंडक बैराज निर्माण के संबंध में वर्ष
1959 का समझौता हुआ था। गंगा संधि की बात किया जाए तो बांग्लादेश में फरक्का में गंगा जल की भागीरथी के संबंध में वर्ष 1996 की भारत बांग्लादेश संधि से हुई थी। अगला है सिंधु नदी तंत्र। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज इनकी सहायक नदियाँ ये पाकिस्तान से संबंधित है। सिंधु नदी तंत्र के जल के सार्थक व संतोषजनक उपयोग के लिए सिंधु नदी जल 1960 समझौता हुआ था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड इसको भी। जल धाका, चुक्का, ताला, मांगदेछू आदि जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ स्थित है? तो भूटान में भारत के सहयोग से निर्मित थी। तो इसको ध्यान रखिए फ्रेंड। जल धाका, चुक्का, ताला, मांगदेछू आदि जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ स्थित है? तो भूटान में स्थित है। ये भारत के सहयोग से निर्मित किया गया था। महाकाली संधि, महाकाली ट्रीटी भारत और नेपाल के मध्य वर्ष 1996 में हुई थी। तेलुगु गंगा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। तो ध्यान रखिए फ्रेंड। अलमट्टी बांध, अलमट्टी डैम किस नदी पर निर्मित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? तो सिद्रापोंग असम में है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला पॉइंट फ्रेंड, भारत राष्ट्रीय जल परियोजना नदियों को जोड़ने के लिए कोसी मेची, कोसी घाघरा, गंडक और गंगा, घाघरा और यमुना, शारदा और यमुना, गंगा दामोदर स्वर्णरेखा, महानदी और गोदावरी, गोदावरी और कृष्णा, ये सभी नदी जोड़े परियोजनाएं हैं फ्रेंड। महानदी गोदावरी और गोदावरी कृष्णा से, केन बेतवा, पार्वती काली सिंधी चंबल से, पार तापी नर्मदा, दमन गंगा पिंजाल, बेदती वर्धा और नेत्रवती हेमावती, ये सभी परियोजनाएं हैं फ्रेंड। तो ध्यान रखिएगा इसको भी। किशनगंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। मेजा बांध राजस्थान का निर्माण किस नदी पर हुआ था? कोठारी नदी पर हुआ था। बघलिहार पन विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। सुइल नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, नदी नहर परिवहन और पर्यटन आदि अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर से देख लीजिए फ्रेंड। बहुउद्देशीय परियोजनाएं सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, नदी नहर परियोजना, परिवहन और पर्यटन आदि अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कल्पसर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो गुजरात में अवस्थित है। अगला है फ्रेंड, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो चीनाब नदी पर निर्मित किया गया है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है जो मल्लपुरम के निकट तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सहायक पर स्थित है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। फिर से एक बार देख लीजिए फ्रेंड। तुंगभद्रा नदी या तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है जो मल्लपुरम के निकट तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सहायक पर स्थित है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी पर घाटी परियोजना है। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला है कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों के मध्य हुआ? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पांडुचेरी के मध्य हुआ था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
तो इसको भी देख लीजिए फ्रेंड। यह योजना वर्ष 2015 में प्रारंभ हुई थी। इस योजना को वर्ष 2025-26 तक विस्तारित कर दिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई को प्रभावी बनाते हुए प्रत्येक खेत तक किसी न किसी माध्यम से सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करना है। इस योजना का क्रियान्वयन जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो एक बार फिर से देख लीजिए फ्रेंड। यह योजना वर्ष 2015 में प्रारंभ हुई थी। इस योजना को वर्ष 2025-26 तक विस्तारित कर दिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई को प्रभावी बनाते हुए प्रत्येक खेत तक किसी न किसी माध्यम से सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करना है। इस योजना का क्रियान्वयन जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। जो नदियां हिमालय निर्माण के पूर्व से प्रवाहित होती हैं आ रही हैं, उन्हें पूर्ववर्ती नदियां असेंडेंट रिवर कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जो नदियां हिमालय निर्माण के पूर्व से ही प्रवाहित होती आ रही हैं उन्हें पूर्ववर्ती नदियां अटेंसेंडेंट रिवर कहते हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है फ्रेंड कृषि, एग्रीकल्चर। तो चलिए इसको देखते हैं फ्रेंड। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों में हुई है। एक एग्री है अर्थात मृदा, जिसे सॉइल कहते हैं, एंड तथा कल्चर अर्थात कृषि, जिसे कल्टीवेशन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है। एग्री मीन्स होता है मृदा, सॉइल, तथा कल्चर मीन्स होता है कृषि अर्थात कल्टीवेशन। यदि खद्यानों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें कितने प्रतिशत से अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए? तो 14%। इसको भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड। भारत में ऋतु आधारित प्रमुख फसलें एवं बुआई अवधि। तो देख लीजिए इसको फ्रेंड। बात करें, इधर फसल दिया है, प्रमुख फसलें दिया गया है, बुआई कब होती है और कटाई कब होती है, इसके बारे में ध्यान रखिए फ्रेंड। पहला है रबी की फसल, शीतकालीन फसल है। रबी की फसल शीतकालीन अर्थात ठंड के मौसम में बोया जाता है। और प्रमुख फसलें इसमें कौन कौन सी हैं? तो गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई तथा आलू आदि ये रबी की फसलें हैं। इसकी बुआई कब होती है? तो अक्टूबर नवंबर में, और कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। दूसरी फसल है खरीफ की फसलें, जिसे ग्रीष्मकालीन फसल कहा जाता है अर्थात गर्मी में बोया जाता है। जैसे चावल हो गया, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि हैं। इसको जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। अगला है फ्रेंड जायद की फसलें। ये शीत एवं ग्रीष्म के मध्य में बोया जाता है। जैसे गर्मी के समय में बोया जाता है तो तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती ये जायद की फसलें हैं। इसको मार्च अप्रैल में बुआई किया जाता है और जून जुलाई में काट लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है? तो विभिन्न मौसमों में दो फसलें उगाना। कृषि में युग्म पैदावार अर्थात दो, युग्म मीन्स दो अर्थात जोड़ा का क्या आशय है? तो विभिन्न मौसमों में दो फसलें उगाना। मिश्रित खेती मिक्स फार्मिंग की प्रमुख विशेषता क्या है? तो पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना। मिश्रित खेती में क्या आता है? तो पशुपालन और कृषि उत्पादन एक साथ दोनों करना, ये मिश्रित कृषि में आता है। भारत में संकर चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का क्षेत्र तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। दक्षिण भारत में उच्च कृषि
उत्पादकता हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का क्षेत्र तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में रासायनिक उर्वरक केमिकल फर्टिलाइजर के दो सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र है। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है? तो उत्तर प्रदेश सबसे संपन्न है। भारत में अनुबंध कृषि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो पंजाब है। गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है? तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा आवश्यक है। अगला है फ्रेंड, चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेंटीमीटर 25 अंश सेल्सियस उच्च तापमान आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती हैं। तो फिर से एक बार देख लीजिए फ्रेंड, चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए और 25 अंश सेल्सियस उच्च तापमान आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती हैं। कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है? तो गेहूं की एक किस्म है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि की होती है? तो चावल अर्थात धान की कृषि होती है। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला है फ्रेंड, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है? तो चावल है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है? तो चावल है। मक्का मैज मुख्यतः खरीफ की फसल है, परंतु इसकी खेती वर्ष भर खरीफ रबी तथा जायद तीनों फसल ऋतुओं में की जा सकती है। मक्का मैज मुख्यतः खरीफ की फसल है, परंतु इसकी खेती वर्ष भर खरीफ रबी तथा जायद तीनों फसल ऋतुओं में की जाती है। यदि एग्जाम में पूछे तो खरीफ पर टिक मारना फ्रेंड, क्योंकि इसमें अगर रबी लगाएंगे जायद तो गलत हो जाएगा। तो मक्का पूछा जाता है, मक्का किस फसल का है? तो खरीफ का है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा बाउल ऑफ राइस कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। जया पद्मा पूसा सुगंधा 5 जमुना एवं कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो धान की है। जया पद्मा पूसा सुगंधा 5 जमुना एवं कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो धान की हैं। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? तो चाय की है। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो नील हरित शैवाल का किया जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? तो खरगोन जिला को कहा जाता है। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा बाउल ऑफ शुगर कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा बाउल ऑफ शुगर कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। भारत की सभी फसलों में गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र से सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। परभानी शक्ति किसकी किस्म है? तो जैव संवर्धित अर्थात ज्वार का है। परभानी शक्ति किसकी किस्म है? तो जैव संवर्धित ज्वार का है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित रोग है जो टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित रोग है जो टिलेटिया इंडिका नामक कवक से उत्पन्न होता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला पॉइंट है फ्रेंड, कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। पहला
इधर दिया है क्रांति, उसके बाद इधर दिया है कृषि। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है फ्रेंड? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। तो ये जो दिया गया फैक्ट, ये सभी फैक्ट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है फ्रेंड, तो ध्यान से देखिएगा इसको। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी या स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो फल एवं सब्जी उत्पादन, बागवानी, उद्यान, कृषि से संबंधित है। श्वेत क्रांति अर्थात व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो ये दूध उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण काली क्रांति किससे संबंधित है? तो खनिज तेल पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से संबंधित है। नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति की बात करें तो आलू उत्पादन से संबंधित है फ्रेंड। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति की बात किया जाए तो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से संबंधित है। रजत क्रांति की बात किया जाए तो अंडा उत्पादन से संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति ये कृषि संबंधी समग्र क्रांति नवीन कृषि नीति में निर्धारित है। अमृत क्रांति की बात किया जाए तो फ्रेंड नदियों को जोड़ने की योजना से संबंधित है। सदाबहार क्रांति कृषि उत्पादन को दोगुना करने टिकाऊ कृषि से संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो है ये प्याज उत्पादन, झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति की बात किया जाए तो मांस एवं टमाटर उत्पादन से संबंधित है। टमाटर लाल लाल होता है, तो लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो मांस एवं टमाटर उत्पादन से संबंधित है। बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है? तो उष्ण एवं शुष्क जलवायु में की जाती है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? तो मूंगफली है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? तो मूंगफली है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर उगाया जाता है? तो गुजरात राज्य में उगाया जाता है फ्रेंड, इसको ध्यान रखिएगा। आस और बोरो किस फसल की किस्में हैं? तो धान की किस्में हैं। आस और बोरो किस फसल की किस्में हैं? तो धान फसल की किस्में हैं। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र राज्य है। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र राज्य है। फ्रेंड अब तक वीडियो को लाइक ना किए हों तो कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोई ग्रुप हो तो उसमें सेंड कर दीजिएगा फ्रेंड। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम टीचिंग दर्पण को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें PDF पड़ जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो मूंगफली की है। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो मूंगफली की है। प्रमुख कृषि संगठन का एवं मुख्यालय, प्रमुख कृषि संगठन एवं मुख्यालय, एक तरफ कृषि संगठन दिया गया है, दूसरी तरफ मुख्यालय दिया गया है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। इसको 10 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय दलहन दिवस, तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में स्थित है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान मनीला के कटक में स्थित है फ्रेंड, तो इसको ध्यान रखिएगा। चावल जब दांत से काटेंगे तो कट से करेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, ट्रिक है। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो कटक में है। अर्ध शुष्क क्षेत्र हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र अलेप्पो में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र ये मैक्सिको में स्थित है, तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक है? तो दलहनी फसल में है। किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक है? तो दलहनी में है। दलहनी फसलें हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजनी स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है। दलहनी फसलों
हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजनी स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किन किन राज्यों से प्राप्त होता है? तो कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है। भारत में 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किस राज्य से प्राप्त होता है? तो कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किस देश से संबंधित थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित थे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किस देश से संबंधित थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित थे। हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या अभिप्राय है? तो उच्च उत्पादकता, बीजों वाले प्रमुख प्रयोग, बीजों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाना। हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन से अभिप्राय है उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाना। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल से उत्पादन एवं उत्पादकता, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों में हुआ है? तो गेहूं से हुआ है। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया है? तो मैक्सिकन गेहूं से किया गया है। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल के निर्यात से होती है? तो चाय से होती है। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल के निर्यात से होती है? तो चाय से होती है। लाल विग्लन रेड रोट किस फसल का रोग है? तो गन्ना का है। चाय और गन्ना ये सभी नकदी फसलें हैं फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा। मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है। इसे वर्ष 2007 में भौगोलिक संकेत जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है। इसे वर्ष 2007 में भौगोलिक संकेत जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हो चुका है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वर्ष 1986 में की गई थी। मक्का की फसलें तैयार होने की औसत अवधि कितनी है? तो लगभग 90 से 120 दिन है। मक्का की फसलें तैयार होने की औसत अवधि कितनी है? तो लगभग 90 से 120 दिन में तैयार हो जाती हैं। प्रमुख कृषि बोर्ड एवं मुख्यालय, तो देख लीजिए फ्रेंड, एक तरफ बोर्ड दिया गया है, दूसरी तरफ मुख्यालय दिया गया है। कॉफ़ी बोर्ड ये बेंगलुरु कर्नाटक से संबंधित है। रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम केरल में स्थित है। चाय बोर्ड की बात करें तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। तम्बाकू बोर्ड की बात करें तो इसका मुख्यालय गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। मसाला बोर्ड की बात करें तो कोच्चि केरल में इसका मुख्यालय है। राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड ये नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड ये पुणे महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती हैं। दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला है फ्रेंड, भारत में झूम कृषि के प्रकार। भारत में झूम कृषि के प्रकार, एक तरफ क्षेत्र या राज्य दिया गया है, दूसरी तरफ झूम कृषि के प्रकार दिया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, हर एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। उत्तरी पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में ये झूम कहा जाता है फ्रेंड। उत्तरी पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्य में इसको झूम के नाम से जाना जाता है। अगला है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य में। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य में पोंदू, पामाडावी, केमान और बरिंगा के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की बात करें तो ये कुमारी कहा जाता है। पश्चिमी घाट अर्थात केरल में कुमारी, केरल में पूनम एवं पूर्णम कहा जाता है। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में बीबर या दहिया
मसान, पेंडा तथा बीरा कहा जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीवर या दहिया, मसान, पेंडा तथा बीरा कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बालरा कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वालरा कहा जाता है। मणिपुर में पामलू, मणिपुर में क्या कहा जाता है? पामलू कहा जाता है। झूम की खेती को क्या कहा जाता है? पामलू कहा जाता है। हिमालय क्षेत्र में झूम की खेती क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। झारखंड में कुरूल या कुरुआ कहा जाता है। छत्तीसगढ़ बस्तर जिला में दीपा कहा जाता है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में दीपा के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोनों में दीपा के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला है बराक घाटी, बराक वैली की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो धान और चाय है। बराक घाटी, बराक वैली की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो धान और चाय है। भारत के किस राज्य को मसाले का बगीचा, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो केरल राज्य को कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, केरल राज्य को मसाले का बगीचा कहा जाता है। लौंग, क्लोव्स पुष्पकली से प्राप्त होती है, जिसकी सर्वाधिक खेती केरल में की जाती है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, लौंग की खेती कहाँ पर की जाती है? तो केरल में किया जाता है। भारत में काला सोना, ब्लैक गोल्ड के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है? तो काली मिर्च जाना जाता है। भारत का सर्वाधिक कैशू उत्पादन राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 किस फसल की आनुवंशिक जेनेटिक परिवर्तित रूप है? तो मक्का की है। वाणिज्यिक कमर्शियल स्तर पर केसर, सैफरॉन का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो जम्मू और कश्मीर में किया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। सैफरॉन अर्थात केसर का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में किया जाता है। चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा 24° से 30° तापमान उपयुक्त माना जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए फ्रेंड। चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा 24° से 30° तापमान उपयुक्त माना जाता है। प्रसंस्करण प्रोसेसिंग हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? तो कुफरी चिप्सोना 2 है। प्रसंस्करण प्रोसेसिंग हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? तो कुफरी चिप्सोना 2 है। ललित किस फसल की उन्नत किस्म है? तो अमरूद की है। ललित किस फसल की उन्नत किस्म है? तो अमरूद फसल की है। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ, कोदो का निर्यात अधिकांश किस देश को किया जाता है? तो जापान को किया जाता है। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ, कोदो का निर्यात अधिकांश किस देश को किया जाता है? तो जापान को किया जाता है। निर्वाहक मूलक कृषि सबस्टेन एग्रीकल्चर के अंतर्गत मोटे अनाजों तथा चावल का उत्पादन किया जाता है। अदरक, जिंगर के खाने का योग्य भाग को क्या कहा जाता है? तो प्रकंद, राइजोम कहा जाता है। भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो उत्तर प्रदेश है। भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो उत्तर प्रदेश है। केरल राज्य विश्व में किसके लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो गरम मसाले के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख कृषि संस्थान, तो देख लीजिए, एक तरफ संस्थान दिया गया, दूसरी तरफ हर स्थान दिया गया है। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड तो हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान तो कटक में स्थित है। इसको ध्यान रखिए फ्रेंड। भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद नगर में स्थित है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। डेयरी कहाँ पर स्थित है? करनाल में। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलूर में स्थित है। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर में स्थित है। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में स्थित है। टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर में स्थित है।
कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद में स्थित है। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर राजस्थान में स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म ये हायसरघट्टा में स्थित है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा में स्थित है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र ये गाजियाबाद में स्थित है। पशु रोग जांच प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सक जैविक संस्थान कोलकाता में स्थित है। पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान बंगलुरु में स्थित है। पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पशु चिकित्सा जैविकी गुवाहाटी में स्थित है। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कोलकाता में स्थित है। भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्थान गम मीन्स गोत ये रांची में स्थित है फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा। मालवी विकास अमर आजाद बहार पारस आदि अरहर तूर की प्रमुख फसलें हैं, तो इसको ध्यान रखिए फ्रेंड। मालवी विकास अमर आजाद बहार पारस आदि अरहर तूर की प्रमुख किस्में हैं। अगला है फ्रेंड, कुल फसलों में राज्य का स्थान 2023-24 के अनुसार, तो देख लीजिए फ्रेंड, इसमें फसल दिया गया है एक तरफ, उसके बाद प्रथम, उसके बाद द्वितीय, उसके बाद तृतीय स्थान दिए गया है। कुल खाद्यान्न की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, द्वितीय स्थान पे मध्य प्रदेश और तृतीय स्थान पे पंजाब है। कुल दलहन की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान, महाराष्ट्र द्वितीय स्थान, राजस्थान तृतीय स्थान पर है। कुल तिलहन की बात किया जाए तो राजस्थान प्रथम स्थान पर, मध्य प्रदेश द्वितीय पर और गुजरात तृतीय स्थान पर है। कुल मोटे अनाज में राजस्थान जो है प्रथम स्थान पर है, कर्नाटक द्वितीय स्थान पर और मध्य प्रदेश तृतीय स्थान पर है। विभिन्न फसलों के उत्पादन में शीर्ष राज्य, तो इसको भी देख लीजिए फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चावल की बात किया जाए, चावल तेलंगाना प्रथम है, उत्तर प्रदेश द्वितीय है और पश्चिम बंगाल तृतीय है। गेहूं की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश प्रथम है, मध्य प्रदेश द्वितीय और पंजाब जो है तृतीय स्थान पर है। बाजरा की बात किया जाए राजस्थान प्रथम स्थान पर है, उत्तर प्रदेश द्वितीय और हरियाणा तृतीय स्थान पर है। मक्का की बात किया जाए तो कर्नाटक प्रथम, बिहार द्वितीय और मध्य प्रदेश तृतीय स्थान पर है। चना की बात किया जाए तो महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान और राजस्थान तृतीय स्थान पर है। अरहर या तूर कर्नाटक प्रथम स्थान, महाराष्ट्र द्वितीय स्थान, उत्तर प्रदेश तृतीय स्थान पर है। मसूर की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान, उत्तर प्रदेश द्वितीय और पश्चिम बंगाल तृतीय स्थान पर है। मूंगफली गुजरात प्रथम स्थान पर है, राजस्थान द्वितीय स्थान पर और मध्य प्रदेश तृतीय स्थान पर है। सरसों की बात किया जाए तो राजस्थान प्रथम स्थान पर, उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर, मध्य प्रदेश तृतीय स्थान पर है। सोयाबीन में देखा जाए तो महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर और राजस्थान तृतीय स्थान पे है। सूरजमुखी की बात किया जाए तो कर्नाटक प्रथम में, हरियाणा द्वितीय में और उड़ीसा तृतीय स्थान पर है। कपास की बात किया जाए तो गुजरात प्रथम स्थान पर है, महाराष्ट्र द्वितीय पर और तेलंगाना तृतीय स्थान पर है। जूट की बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान, बिहार द्वितीय पर, असम जो है तृतीय स्थान पर है। आलू जो है उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान, पश्चिम बंगाल द्वितीय और बिहार तृतीय स्थान पर है। प्याज में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, मध्य प्रदेश द्वितीय पर और कर्नाटक तृतीय स्थान पर है। गन्ना जो है उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर और महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर, कर्नाटक तृतीय स्थान पर है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। दलहन दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। मुख्यालय कहाँ पर है इसका, तो कानपुर में है, इसको भी ध्यान रखिएगा। दलहन अनुसंधान
केंद्र कहाँ पर है? तो कानपुर में है। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम है। सोनालिका, अर्जुन एवं कल्याण सोना उन्नत किस्में हैं, तो गेहूं की किस्में हैं। पेंगिंग किस फसल के लिए एक लाभकारी प्रक्रिया है? तो मूंगफली के लिए एक लाभकारी प्रक्रिया है। झूम कृषि की एक पद्धति है जिसे कर्तन एवं दाह कृषि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। गहन कृषि इंटेंसिव फार्मिंग से क्या तात्पर्य है? तो न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज। गहन कृषि इंटेंसिव फार्मिंग से क्या तात्पर्य है? तो न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज उत्पन्न करना, यही तात्पर्य। राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादक करता है? तो सरसों एवं बाजरा का करता है। भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है, तत्पश्चात केरल तथा तमिलनाडु का स्थान है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है और उसके बाद केरल तथा तमिलनाडु का स्थान है। उकठा रोग से कौन सी फसल प्रभावित होती है? तो चना प्रभावित होती है। इसको ध्यान रखिए फ्रेंड, उकठा रोग से कौन सी फसल प्रभावित होती है? तो चना प्रभावित होती है। भारत का कौन सा सबसे बड़ा रबड़ तथा नारियल उत्पादक राज्य है? तो केरल है। भारत के किस राज्य में कहवा, रबड़ तथा तंबाकू की कृषि की जाती है? तो कर्नाटक राज्य में की जाती है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। पौधे उगाने के साथ ही मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत आता है? तो एक्वापोनिक कृषि, एक्वापोनिक एग्रीकल्चर के तहत आता है। पौधे उगाने के साथ साथ ही मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत आता है? तो एक्वापोनिक कृषि अर्थात एक्वापोनिक एग्रीकल्चर के तहत आता है। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में है। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। किन दो फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो गेहूं और गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। अरंडी कैस्टोर का बृहत्तम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। अरंडी का बृहत्तम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात राज्य है। सदाबहार कृषि एवरग्रीन रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। सदाबहार कृषि एवरग्रीन रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादन बढ़ाने से है। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी राज्य क्रमशः कौन है? तो उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक है। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश प्रथम, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक है। सर्वाधिक रेशम का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक राज्य है। सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक राज्य है। भारत का कौन सा राज्य नमक एवं मूंगफली के उत्पादन में प्रथम है? तो गुजरात राज्य है। भारत का कौन सा राज्य नमक एवं मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो गुजरात राज्य है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वर्ष 1984 में हुई थी। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1984 में की गई थी। भारत में शीर्ष 5 मत्स्य उत्पादन राज्य 2022-23 के अनुसार एक तरफ राज्य दिया गया, उत्पादन लाख टन में दिया गया है। आंध्र प्रदेश 51.06% लाख टन उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल 20.45 लाख टन ये मछली का उत्पादन करता है। कर्नाटक जो है 12.25 लाख टन मछली का उत्पादन करता है। उड़ीसा जो है 10.52 लाख टन मछली का उत्पादन करता है। केरल जो है 9.21 लाख टन मछली का उत्पादन करता है। अखिल भारतीय उत्पादन जो कि 175.45 लाख टन होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड।
सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है तथा जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है तथा जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला टॉपिक है फ्रेंड पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड। तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। टीचिंग दर्पण को सब्सक्राइब इसलिए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।